Hey students, very good evening to all of you. Dear student, today we are going to start our next unit, that is states of matter. So student, let me start. We know that there are probably 5 states of matter, जिसमें से 3 states of matter की हम बात कर रहे हैं, that is solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas. और अगर हम 2 स्टेट और हम पढ़ते हैं, that is plasma, 4th state of matter and Bose-Einstein condensate. BEC. तो प्रोबेबली हम 5 स्टेट्स की बात करते हैं, लेकिन हमेशा हम बात 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की करते हैं, क्योंकि ये जो 2 स्टेट्स हैं इनकी अभी बहुत ज़्यादा इनके बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं हुई है. तो लेट मी स्टार्ट. सॉलिड, लिक्विड और गैस. अब मैं डिफरेंसेस तो आपको करवाऊंगी नहीं कि सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं, वो आप अपने आप कर सकते हैं. ये 9th क्लास का टॉपिक है. वैसे अगर हम बात करें कि व्हाट आर सॉलिड्स, सॉलिड्स डेफिनेट, शेप, ज्योमेट्री, ये सब चीज़ें आप अपने आप से करिएगा. तो हम सॉलिड को वैसे डिफाइन करें, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका मेल्टिंग पॉइंट इज अबव रूम टेम्परेचर. ऐसे सब्सटेंसेस जिनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ऊपर हो, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इसका मतलब एक सब्सटेंस था वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में था. क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या, अबव रूम टेम्परेचर, मतलब वो मेल्ट नहीं कर सकता. अगर मेल्ट नहीं कर सकता तो किस फॉर्म में रहेगा, दैट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट. ठीक है. इफ वी टॉक अबाउट लिक्विड, व्हाट आर लिक्विड्स? Those substances whose melting point is below room temperature and boiling point is above room temperature at atmospheric pressure. यहाँ पर at atmospheric pressure. अब देखिए ये जो सब्सटेंसेस है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट था वो रूम टेम्परेचर से नीचे था. इसका मतलब एक सॉलिड मेल्ट हो गया है. एक सॉलिड क्या हो गया, मेल्ट. अगर मेल्ट होगा तो किस में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज होगा. लेकिन ये बॉयल नहीं हो सकते क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ऊपर होता है. इसलिए हमने इसको क्या बोला, दैट इज कॉल्ड लिक्विड. और अगर हम बात करें गैस की, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका बॉइलिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर हो, मतलब रूम टेम्परेचर से भी बिलो बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसलिए वो बॉयल हो जाते हैं. और किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट. मतलब सब्सटेंसेस हुज बॉइलिंग पॉइंट इज अबव रूम टेम्परेचर. ठीक है. जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, रूम टेम्परेचर से ऊपर हो, सॉरी नॉट अबव, बिलो रूम टेम्परेचर. जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, बिलो रूम टेम्परेचर, मीन्स रूम टेम्परेचर से पहले ही वो बॉयल हो जाते हैं. मीन्स किसमें चेंज हो जाते हैं, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं. तो स्टूडेंट दीज आर द 3 स्टेट्स जिनकी प्रॉपर्टीज, जो फर्दर प्रॉपर्टी आप खुद से कर सकते हैं कि सॉलिड क्या है, डेफिनिट, शेप, ज्योमेट्री, जो भी आप पढ़ते हो 9th 10th क्लास में, डेफिनिट वॉल्यूम होती है, किसकी नहीं होती है, इस तरीके से. ठीक है. फिर आप एक बात करते हैं, व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट. व्हाट इज अ ट्रिपल पॉइंट? बेटा ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को एग्जिस्ट करती हो. दैट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट. तो व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? द टेम्परेचर, या बोल सकते हैं द पॉइंट एट विच ऑल द 3 states of matter coexist या एग्जिस्ट टुगेदर. मतलब एक ही सब्सटेंस की तीनों स्टेट एक ही साथ एग्जिस्ट करती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट. जैसे कि मैं बात करूं वाटर के लिए, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाटर. वाटर में मालूम है सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है. तो वाटर के लिए जो ट्रिपल पॉइंट है वो है 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड 4.58 mm प्रेशर. मतलब इतने प्रेशर पर, जो प्रेशर 4.58 mm हो और टेम्परेचर कितना हो, 0.01 डिग्री सेल्सियस हो, तो वाटर तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी. इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट, दिस इज द ट्रिपल पॉइंट फॉर द वाटर, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर को एग्जिस्ट. ठीक है. तो लेट मी मूव फर्दर कि कौन कौन से फोर्सेज हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी. इट एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, इट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म. वैसे तो हमने बता ही दिया नॉर्मली तो कि डिपेंड करता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर. लेकिन फर्दर अगर हम बात करें तो देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन, या बोल सकते हैं थर्मल एनर्जी, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. मीन्स two factors which decide
decide the states of matter. States of matter. There are two factors, and what are these two factors? One, that is intermolecular forces of interaction. Intermolecular forces of interaction. Attraction भी बोल सकते हो. And second one is thermal energy. Second one is thermal energy. Means thermal energy and intermolecular forces of interaction are responsible for the existence of the states of matter. देखिए बच्चे, अगर हम बात करें, हमें मालूम है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन का मतलब क्या गया? फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द मॉलिक्यूल टुगेदर. मतलब ऐसे फोर्सेस जो मॉलिक्यूल को एक दूसरे के पास रखते हैं. जैसे हम 9th क्लास में भी पढ़ते थे कि अगर आप सॉलिड की बात करें, एटम्स क्या होते हैं? पास पास होते हैं, इसलिए उनके बीच में सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होते हैं. इसका मतलब अगर मैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन की बात करूँ कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज करते हो, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन क्या करते हो? इंक्रीज करते हो, तो गैस लिक्विड में और लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड में. मींस इस तरफ जाते हुए क्या हो रहे हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज. मींस सॉलिड्स हैव मैक्सिमम फोर्सेस. तो इट मीन दैट वी कैन से हायर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड we can say more stability of the solid state to exist in nature. मतलब सॉलिड्स में सबसे मैक्सिमम, गैसेस के अंदर नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होते हैं. ठीक है. सेकेंड, अगर हम बात करें थर्मल एनर्जी, दिस इज द एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल. मतलब थर्मल एनर्जी क्या है? दिस इज द एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. मीन्स दिस इज ऑल्सो वी कैन से इफ थर्मल एनर्जी इंक्रीज, we can say kinetic energy of particle also increase. और kinetic energy increase होने का मतलब randomness increase होती है. मतलब एक solid है, हमें मालूम है solid के जो particles होते हैं compact होते हैं, उनके बीच में forces of interaction बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए उनकी movement जो होती है वो negligible होती है. मतलब वो सिर्फ vibration कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा नहीं सकते, movement नहीं कर सकते. लेकिन अगर थर्मल एनर्जी, और थर्मल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, होती क्या है? एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू टेम्परेचर, है ना. This is the energy possessed by molecule, by any molecule due to temperature. ठीक है, that is called thermal energy. So which is mean that we can say if thermal energy increase, अगर thermal energy increase करेगी तो सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से किस में? गैस में चेंज होगा. मीन्स लाइक दिस. इस तरफ आने पर थर्मल एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. और थर्मल एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से क्या हो रहा है? गैस में चेंज हो रहा है. इट्स मीन दैट दीज टू फोर्सेस दे आर वर्किंग इन अपोजिट डायरेक्शन. फोर्सेस इंक्रीज करने से सॉलिड से लिक्विड, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं, और थर्मल एनर्जी इंक्रीज करने से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में आते हैं. इट्स मीन दैट वी कैन से अगर क्या हुआ? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन मैक्सिमम हुए और थर्मल एनर्जी क्या हुई? बिल्कुल मिनिमम हुई. क्या बात कर सकते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर क्या हुए? ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी, या मैं कहूँ कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है और थर्मल एनर्जी बिल्कुल कम है. ठीक है ना. दिस इज वेरी लो. ये साइन जो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, ये लो के लिए लगा रहे हैं. चलिए लिख भी देते हैं. वेरी लो. और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन क्या है? हाई. तो वो सब्सटेंस किसकी तरह एग्जिस्ट करेगा? दैट एग्जिस्ट एज सॉलिड. अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल है और थर्मल एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा हाई है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन नेग्लिजिबल है, कम है, तो वो सब्सटेंस किसकी तरह एग्जिस्ट करेगा? गैस की तरह एग्जिस्ट करेगा. लेकिन अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी लगभग बराबर है, मतलब बैलेंस करते हैं एक दूसरे को, तो उस स्टेट में कोई भी सब्सटेंस किसमें? लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. इट मीन दैट these two factors decide basically the states of matter. इतनी सारी चीजें आप 9th क्लास में भी पढ़कर आते हैं कि ये सब फैक्टर्स मिलके स्टेट्स ऑफ मैटर को डिसाइड करते हैं. ठीक है. तो बच्चे अब यहाँ पर हमने बात करी किसके बारे में? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन के बारे में. तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं, आज का हमारा लेक्चर ही यही है कि क्योंकि ये तो बेसिक चीजें हैं बच्चे, आप सबको ऑलरेडी आती है, मैं ये मानकर चल रही हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें हम सबको मालूम है. ठीक है. कि सॉलिड क्या है, डेफिनेट शेप, और सॉलिड के बारे में तो वैसे हमें पढ़ना ही नहीं है. यहाँ पर हमें पढ़ना है लिक्विड्स के बारे में और गैसेस के बारे में, प्रोबेबली गैसेस के बारे में और थोड़ा बहुत लिक्विड्स के बारे में. ठीक है. तो अगर हम बात करें किसके बारे में, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन. इंटरमोलिकुलर
फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। तो बच्चे अगर हम बात करें प्रोबेबली यहाँ पर 5 to 6 टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में। देखिए बात करें किस किस टाइप के। फर्स्ट दैट इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। देन आयन इंड्यूस्ड डायपोल, आयन induced dipole interaction. Third, that is ion dipole interaction, ion dipole interaction. Fourth, dipole induced dipole, induced dipole interaction. And fifth one is dispersion forces, dispersion forces, ठीक है। या इसको आप लंडन फोर्सेस भी बोल सकते हैं, लंडन फोर्सेस। जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होते हैं इनको कीसम फोर्सेस भी बोलते हैं, कीसम फोर्सेस या ओरिएंटेशन इफेक्ट, ओरिएंटेशन इफेक्ट या कीसम फोर्सेस, क्योंकि कीसम साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम इन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन को ऑब्जर्व किया था। दैट इज व्हाई सच फोर्सेस आर नोन एज कीसम फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। डिस्पर्जन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। एंड सिक्स्थ वन दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है जो कि कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं, जो कि हम 4th चैप्टर में पढ़कर आए हैं। दैट इज बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो प्रोबेबली हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं 5 टाइप ऑफ फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। तो डायपोल डायपोल, आयन इंड्यूस्ड डायपोल, आयन डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, डिस्पर्जन फोर्सेस। मुझे अगर हम यहाँ पर बात करें डायपोल डायपोल, आयन डायपोल, सॉरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल एंड डिस्पर्जन फोर्सेस, these are collectively called van der Waals forces of interaction। कौन से की बात हमने करी? डायपोल डायपोल फोर्सेस। सेकंड कौन सा? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल एंड डिस्पर्जन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस। These collectively called van der Waals forces of interaction। इन तीनों को मिलाकर हम van der Waals forces of interaction बोलते हैं। जबकि आयन इंड्यूस्ड डायपोल, आयन डायपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम van der Waals forces of interaction में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये तीन क्या है? van der Waals forces of interaction में हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं। तो लेट मी डिस्कस व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शन दीज आर और उनको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मुझे देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, तो सबसे पहले अगर हर बार आप देख रहे हैं 2 चीजें यहाँ पर आ रही है, एक तो डायपोल और दूसरा आयन की बात हो रही है। तो मुझे अगर डायपोल की बात करें, हम पिछले चैप्टर में डायपोल की बात कर चुके हैं कि डायपोल का मतलब होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट हो, यानी कि जो क्या हो, पोलर हो नेचर के अंदर। कैसा हो? पोलर मीन्स दैट हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेशन। जैसे मैं वाटर की बात करूँ, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, इट मीन्स इट इज अ डायपोल। HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो भी क्या हुआ? डायपोल। तो डायपोल का मीनिंग है जिसके पास 2 डिफरेंट पोल्स हो, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? डायपोल वर्ड हम यूज करने वाले हैं। और आयन तो आयन ऑब्वियस होता ही है, ठीक है। तो 1 बाय 1 इनको करते हैं और आप देख रहे नाम से ही आपको ये सब चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो लेट मी फर्स्ट डिस्कस डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो क्या अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर 2 बार डायपोल की बात हो रही है, इसका मतलब डायपोल का मतलब हो गया पोलर, इस डायपोल का मतलब भी क्या हो गया? पोलर। इसका मतलब पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होते हैं उसको डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे मैंने कहा HCl, बहुत सारे HCl मॉलिक्यूल्स मैंने लिखे। अब हमें अगर आपको याद हो HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का साइज बिगर होता है, तो इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव और इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। रीजन? क्योंकि हाइड्रोजन से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इसका मतलब HCl इज पोलर मॉलिक्यूल। HCl क्या है? पोलर। तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड सो ऑन। तो अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 डिफरेंट पोल्स बने हुए हैं, 2 ये भी डायपोल है, ये भी एक डायपोल है।
अब देखिए अगर इनके बीच में कुछ फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन अराइज हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है, ओपी सब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटरेक्शन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड फर्दर ये आगे करेगा, इस तरीके से करेगा। तो सच टाइप ऑफ फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन two or more than two polar molecules is called dipole-dipole interaction। ऐसी इंटरेक्शन को dipole-dipole interaction बोलते हैं। ऑब्वियस बात है, जितने ज्यादा डायपोल मूवमेंट होगी किसी भी मॉलिक्यूल की, उतना ही उनके बीच में डायपोल-डायपोल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होंगे। तो बाय द फर्स्ट टाइम कीसम जो थे उन्होंने 90 में भी 27 में, कितने डेट मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, कीसम जो थे उन्होंने इन फोर्सेस को डिस्कवर किया था। दैट इज व्हाई दीस फोर्सेस आर आल्सो नोन एज कीसम फोर्सेस एंड आल्सो नोन एज ओरिएंटेशन इफेक्ट। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन मींस पोलर 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 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, नाउ लेट मी डिस्कस सेकंड टाइप, दैट इज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, आयन इंड्यूस्ड डायपोल, जो भी मैंने वहां पर लिखा था वो आप चेक कर लीजिएगा। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, देखिए यहां से भी सीधी एक बात समझ में आ रही है कि एक तो पक्का डायपोल है, मीन्स एक तो पक्का क्या है, पोलर मॉलिक्यूल होने वाला है क्योंकि उन्होंने कहा डायपोल। और देखिए दूसरा लिखा हुआ इंड्यूस्ड डायपोल। देखिए बच्चे, इंड्यूस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जनरेट करना, है ना। इंड्यूस का मतलब तो ये होता है ना, कोई चीज पैदा करना, जनरेट करना। इसमें डायपोल ने डायपोल इंड्यूस करनी है, मतलब जनरेट करनी है। तो डेफिनेटली अगर कोई सब्सटेंस ऑलरेडी डायपोल होगा तो उसमें तो कैसे होगी, उसमें तो अगर दोनों ही डायपोल हैं तो फिर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर एक सब्सटेंस पोलर है और दूसरा सब्सटेंस पोलर नहीं है, उस नॉन पोलर सब्सटेंस को अगर पोलर बनाना है तो इसमें डायपोल उसके अंदर क्या करनी है, इंड्यूस। तो कौन से फोर्सेज होंगे, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन, मतलब पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। देखिए फॉर एग्जांपल, अ पोलर मॉलिक्यूल कैन इंड्यूस डायपोल इनटू एनी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मतलब ये जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है वो किसके बीच में होने वाले हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। फॉर एग्जांपल मान लिया कोई पोलर मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया ए बी, यहाँ पे मैंने कह दिया स्लाइटली नेगेटिव और ये क्या है, स्लाइटली पॉजिटिव। दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल कोई भी। और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लिया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक हीलियम एटम ले लिया। ठीक है, हमें मालूम है हीलियम क्या होता है, इट इज नॉन पोलर इन नेचर, क्योंकि हीलियम आपस में बॉन्ड की फॉर्मेशन तो करता है, He के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, तो इसका मतलब नॉन पोलर है। तो मुझे यहाँ पर अगर ये पोलर मॉलिक्यूल इस हीलियम को किसी तरीके से पोलराइज कर दे, मतलब हमने कहा कि डायपोल ने नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल को इंड्यूस करना है, तो ये मॉलिक्यूल क्या करे, देखिए इसके ऊपर प्लस चार्ज है, हीलियम के ऊपर ऑब्वियसली पता है यहाँ पर क्या होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी हीलियम के ऊपर। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर सकता है, इस हीलियम को अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। अगर ऐसा करेगा तो इस हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऐसे शिफ्ट कर जाएगा और यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। सो अ कैटायन कैन इंड्यूस अ डायपोल इनटू अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मतलब पॉजिटिव चार्ज इस तरफ से खींच ले, अगर ये नेगेटिव चार्ज की तरफ से होता तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करके भी यहाँ पर क्या कर सकता था, डायपोल को इंड्यूस कर सकता था। मीन्स नेम से ही पता चलता है डायपोल इंड्यूस डायपोल, मतलब डायपोल ने किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल को इंड्यूस करना है, इसलिए इसको क्या बोला, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन। नाउ लेट मी टॉक अबाउट आयन डायपोल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन। आयन डायपोल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन, देखिए बच्चे नाम से इसका भी पता चलता है, आयन डायपोल फोर्स, मतलब एक तो आयन है और दूसरा क्या है, डायपोल है। आयन के बीच में और डायपोल के बीच में यूजुअली जहां पर भी हाइड्रेशन होती है, जहां पर भी क्या होती है, हाइड्रेशन, मतलब आप किसी चीज को किसी चीज में डिसोल्व करके रख सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर NaClO हमने वाटर के अंदर डिसोल्व किया हुआ है, NaCl को किसके अंदर डिसोल्व किया हुआ है, वाटर के अंदर डिसोल्व किया हुआ है, तो ऐसी इंटरेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, आयन डायपोल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन। मतलब एक आयन और एक डायपोल के बीच में जो फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन होते हैं, ठीक है ना।
आयन डाइपोल, मतलब एक तो आयन है और दूसरा क्या है, डाइपोल है। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पर जब वाटर में आप NaCl को डिसोल्व करते हैं तो आप कहते हैं NaCl से आयनाइज हो जाता है, Na पॉजिटिव NCl नेगेटिव। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल होता है विच इज पोलर इन नेचर लाइक दिस OH, क्योंकि वाटर कैसा है, इट इज अ पोलर सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, स्लाइटली पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। तो इसमें देखिए इस नेगेटिव एंड ने, वाटर के पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड ने क्या किया, इस सोडियम को चारों तरफ से सराउंड कर लिया, मतलब इसको सेपरेट आउट कर लिया। और इधर क्या होगा, इस Cl नेगेटिव आयन को इधर वाटर ने लाइक दिस OH इस तरीके से चारों तरफ से सराउंड कर लिया। तो बच्चे उससे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ऑब्वियस है पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट ने नेगेटिव को सराउंड कर लिया और नेगेटिव पार्ट ने पॉजिटिव को सराउंड कर लिया। तो यहाँ पर देखिए ये तो ऑलरेडी एक डाइपोल है, ये एक आयन है, ये ऑलरेडी डाइपोल है और ये क्या है, एक आयन है। तो ऐसे फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन जो किसके बीच में हो, आयन और डाइपोल के बीच में हो, ऐसे फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन। और हाइड्रेशन प्रोबेबली जहां पर भी होती है तो वहां पर हमारे क्या देखने को मिलेंगे, आयन डाइपोल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन। लेकिन बच्चे अगर आप बात करो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगर मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड में NaCl को डिसोल्व कर दूं तो क्या ऐसे फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन हमें देखने को मिलेंगे, हम कहेंगे नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि अभी पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं कि CCl4 रेगुलर स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल और इसकी डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, 0, मींस इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसीलिए CCl4 NaCl को अपने अंदर डिसोल्व ही नहीं कर सकता, मतलब हाइड्रेशन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेज जो आयन और डाइपोल के बीच में उनको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स, आयन डाइपोल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन। बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये आयन फोर्सेज, ये जो फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन वो किस पर डिपेंड करेंगे, देखिए जो आयन पे चार्ज है उस पर डिपेंड करेंगे, जो डाइपोल है मतलब ये जो H2O की कितनी डाइपोल मूवमेंट है उस पर डिपेंड करेंगे, हायर द डाइपोल मोर विल बी द फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन। साइज पे डिपेंड करेंगे कि जो आयन है हमारा उसका साइज कितना है, बड़ा है कि छोटा है। मीन्स अगर बात करें किस चीज पे डिपेंड करेंगे, चार्ज एंड साइज ऑफ द आयन एज वेल एज डाइपोल मूवमेंट ऑफ द डाइपोल, जो सब्सटेंस हम लेके रखे हैं उसकी कितनी डाइपोल है उस पर डिपेंड करेंगे। सच टाइप ऑफ फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड आयन डाइपोल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, फिर हम बात करें आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्या है हमारे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन। एक है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब डाइपोल ने डाइपोल को इंड्यूस किया था, मतलब डाइपोल पोलर और नॉन पोलर। यहाँ पर आयन ने डाइपोल को इंड्यूस करना, इसका मतलब आयन तो आयन हमें दिख रहा है, या तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसमें इंड्यूस करनी है डाइपोल, इसका मतलब डेफिनेटली वो क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। कैसा होगा, नॉन पोलर। मतलब वी कैन से व्हाट इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अ आयन दैट इज कैटायन और एनायन and a non-polar molecule is called ion-induced dipole forces of interaction. Means किस क्या बोल सकते हैं, forces of interaction between ion that is positive or negative and a non-polar molecule. Non-polar molecule is called ion-induced dipole. For example, मैं बात करूँ जैसे मान लिया NO3 नेगेटिव कोई आयन है, दिस इज NO3 नेगेटिव है, और हमारे पास एक मॉलिक्यूल है I2। हमें मालूम है I2 क्या है, नॉन पोलर, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। अब आप देखिए इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड तो पक्का ही होने वाला, क्योंकि सबका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। अब देखिए ये जो नेगेटिवली चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच सकता है या फिर क्या कर सकता है, रिपेल। अब क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव तब क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करेगा तो ऑब्वियस है इस पर तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। हमेशा रिमेंबर दिस, अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इधर से रिपल्शन आ रहा है तो इसमें तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट कर रही है ऐसे। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करिए तो इस पर स्लाइटली नेगेटिव और इस पर क्या आ गया, स्लाइटली पॉजिटिव। यानी कि एक सब्सटेंस जो पहले नॉन पोलर था उस पर पोलैरिटी अराइज हो गई, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कोई कैटायन ले लूँ तो ऐसे स्पीसीज जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, मान लिया मैंने A और A जिसमें कोई पोलैरिटी नहीं है,
तो आप देखिएगा ये केटाइन तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे खींची चली आएगी। इसका मतलब इस एंड पे स्लाइटली नेगेटिव और इस एंड पे क्या आ जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मींस एक केटाइन और एनायन दोनों ही एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल को इंड्यूस कर सकते हैं। केटाइन बाय अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उसमें पोलैरिटी इंट्रोड्यूस करेगा, और एनायन बाय रिपेलिंग द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, पोलैरिटी को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। तो दैट इज व्हाई सच टाइप ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कैटायन और एनायन पे कितना चार्ज है, कितना बड़ा है, साइज कितना है, प्लस ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है इसकी अपने अंदर पोलैरिटी को इंड्यूस करने की कितनी टेंडेंसी है। मतलब ये खुद भी इंड्यूस मतलब पोलैरिटी को अपने अंदर इंड्यूस करना भी चाहता है कि नहीं चाहता है। इट्स मीन दैट इट डिपेंड ऑन साइज एंड चार्ज ऑफ आयन एज वेल एज पोलैरिटी या टेंडेंसी ऑफ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल टू गेट पोलराइज्ड। इसकी कितनी टेंडेंसी है टू गेट पोलराइज्ड उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारा 4 टाइप ऑफ फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है। लास्ट वन दैट इज लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, लंडन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन या डिस्पर्जन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, डिस्पर्स फोर्सेस। देखिए बच्चे ये फोर्सेस लंडन फोर्सेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे फ्रिट्ज लंडन 1930 में इन्होंने इन फोर्सेस को पहली बार आप बोल सकते हो डिस्कवर किया था। मतलब 1930 में पहली बार फ्रिट्ज लंडन ने फोर्सेस को देखा था कि सच टाइप ऑफ फोर्सेस भी हो सकते हैं, इसलिए इनको लंडन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन भी बोलते हैं। और डिस्पर्जन फोर्सेस तो हम बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, तो मुझे अगर हम बात करें लंडन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, ये कैसे फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है, ये ऐसे फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होते हैं। कैसे फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है, जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होते हैं। देखिए अब तक जितनी भी हमने बात करी कि आयन है, आयन ने इंड्यूस डायपोल करनी है, या डायपोल ने ही डायपोल को इंड्यूस करना है, या फिर हमने कहा डायपोल और डायपोल के बीच में जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होते हैं वो तो कुछ ना कुछ समझ आते हैं कि यस ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ नॉन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में भी कुछ फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन पॉसिबल है, तो ये बड़ा अटपटा लगता है, बड़ा ही अजीब लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दो नॉन पोलर चीजें और उनके बीच में पोलैरिटी आ रही है। तो बच्चे अगर हम बात करें लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस जो होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होते हैं, जैसे कि नोबल गैसेस में, ठीक है ना। और जैसे मैं कहती हूँ H2, Cl2, I2 जो नॉन पोलर, मतलब I2 का I2 के साथ, ऐसा नहीं कि I2 का आयन के साथ, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, I2 का I2 के साथ कुछ फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है, क्लोरीन का क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ, नोबल गैसेस का नोबल गैसेस के साथ कुछ फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होते हैं। मतलब ऐसे फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अराइज होते हैं। ठीक है, और ये होते किसके अराइज किसके कारण है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कारण ये फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन अराइज होते हैं। इसीलिए जो डिस्पर्जन फोर्सेस है वो नॉन पोलर में तो होते ही है बच्चे, रिमेंबर दिस, वो पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर भी होते हैं, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, तो उनके अंदर भी डिस्पर्जन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन वर्क करते हैं। तो मुझे ये बोला गया कि एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कभी कभी इंस्टेंटेनियसली, ठीक है ना, एक जैसे मैं कहूँ ये हीलियम था, ये हीलियम था, ये हीलियम था, बहुत सारे हीलियम यहाँ पर रखे हुए हैं, लेकिन एकदम से किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये जो इलेक्ट्रॉन से घूमते घूमते ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक बार से किसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे इनमें पोलैरिटी अराइज हो गई। मान लीजिए जो हीलियम था इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऐसे ही थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया, और मैंने कहा कि इस पे ये स्लाइटली पॉजिटिव और ये क्या बन गया स्लाइटली नेगेटिव, या इधर शिफ्ट हो जाए स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए इस मॉलिक्यूल में, क्योंकि इसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल अराइज हुई है, इंस्टेंटेनियस और मोमेंटरी डायपोल, मतलब किसी फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे एकदम से ऐसे मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ जाती है, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण। तो कह रहा है ये पोलर हो गया। अब इसने क्या किया, ये जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है जैसे हीलियम हीलियम हीलियम, ये तो नॉन पोलर है, इसने क्योंकि ये पोलर बन गया, इसने इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी इंट्रोड्यूस कर दी। क्यों, क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल, जब इसको रिपेल करेगा तो इस हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। इसने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर दिया, और क्या बन गया, ये बन गया स्लाइटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसने इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर दिया। तो बच्चे इन्होंने कहा कि किसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे
ऐसे ही एकदम से अपने आप ही कुछ इंस्टेंटेनियस या मोमेंट्री डायपोल अराइज हो जाती हैं। अब ये मोमेंट्री डायपोल जो अराइज होती हैं, हमने कहा वो किसके कारण होती है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। और उसके कारण कोई एक मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, वो वैसे ही पोलैरिटी अराइज कर लेता है और फिर जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी को इंट्रोड्यूस करता है या इंड्यूस करता है। इसलिए ऐसे फोर्सेस को हमने क्या बोला, लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। मतलब ये फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होते हैं। इसलिए हमने कहा सुनने में कुछ अटपटा लगता है कि ऐसे कैसे हुआ होगा। हमने कहा कैसे हुआ, मोमेंट्री डायपोल, इंस्टेंटेनियस, सरप्राइजिंगली ऐसा हो गया कि डायपोल इंड्यूस हो गई और मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करना शुरू कर गया। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ये जो डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं या जो लंदन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होते हैं वो किस किस चीज पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग द लंदन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। देखिए बच्चे, सबसे पहले हम बात करें किसकी, कि साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। देखिए किसी भी मॉलिक्यूल का साइज या वो कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ये डिपेंड करेगा, वो अफेक्ट करेगा किस पर, इसको लंदन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन को, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी कैसे मॉलिक्यूल को अफेक्ट कर सकता है, जैसे मैं बात करूँ आप बहुत बात कर सकते हैं, मैंने कहा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, नोबल गैसेज है। तो जब आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं बच्चे, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो इनके बीच में जो फोर्सेज हैं वो भी क्या कर रहे हैं, फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखिए सीधी सी बात, साइज जितना बड़ा होगा, साइज एक तो देखिए छोटा साइज है, एक बहुत बड़ा साइज है। अगर किसी के इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को किसी को डिस्टोर्ट होना है, क्योंकि यहाँ पर लंदन फोर्सेज में एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टोर्ट ही तो हो रहा है ना, फैल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं। तो आप कहेंगे कि ये वाला जितना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा उसका डिस्टोर्शन उतना ही आसान होगा, उसको आप बोल सकते हो उसमें पोलैरिटी अराइज करना उतना ही ज्यादा आसान होगा। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज कर रहा है, फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन कौन से, डिस्पर्जन फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जैसे मैं हाइड्रेट्स की बात करूँ, CH4, SiH4, GeH4 एंड सो ऑन। तो जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। और CH4, SiH4, GH4 ये सब क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल में अगर मेरे को ये कहना है कि यहाँ से यहाँ जाने पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, तो मैं क्या बोलूंगी, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज हो रहा है। किसका, कार्बन से बड़ा सिलिकॉन, सिलिकॉन से बड़ा क्या, Ge, उससे बड़ा नेक्स्ट जो भी एलिमेंट होगा हमारा, है ना, टिन, लेड वगैरह जो भी होंगे, उनका साइज क्या होता चला जा रहा, बड़ा। अब साइज बड़ा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इजिली डिस्टोर्ट होगा, और जितना ज्यादा इजिली नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिस्टोर्ट होगा उसमें उतनी ही आसानी से पोलैरिटी आएगी, और जितनी ज्यादा पोलैरिटी आएगी उतने ही फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन वहां पर वर्क करेंगे। इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाते हुए क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, किसके, हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन फैमिली। आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से। देखिए इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाहर वाले जितने दूर होंगे उनके बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को किसी और के द्वारा अपनी तरफ खींचना उतना ही ज्यादा आसान होगा, मतलब डिस्टॉर्शन उतना ही आसान है। सेकेंड, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। हालांकि कुछ कुछ चीजें ऑर्गेनिक से रिलेटेड हैं जो कि आपको वहां पर जाकर क्लियर होती हैं। देखिए बच्चे, 10th क्लास में हमने पढ़ा आइसोमर्स के बारे में। मैंने कहा CH3, CH2, 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 CH3। अगर मैं बात करूँ, इसको मैं बोल सकती हूँ नॉर्मल एन पेंटेन, है ना, ये तो सबको मालूम है, इसको एन पेंटेन। इसको यूजुअली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, CH3, CH2, 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 CH3, जिगजैग वे में ऐसे फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन, क्योंकि स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। कैसा स्ट्रक्चर है, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3, इसकी भी sp3, इसकी भी sp3, सब sp3। अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, है ना। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल, 2 हाइड्रोजन ऊपर दिखा दो और 2 ये नीचे बॉन्ड लगे हुए हैं, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसलिए जिगजैग स्ट्रक्चर बनाते हैं। और अगर मैं इसका आइसोमर बना दूं ऐसे, CH3, CH, CH3, CH2, CH3, इसको हमने बोला 1, 2, 3, 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, आइसोनियोपोइड करके भी हम क्लासिफिकेशन करते थे कि अगर यहाँ पर
सेकंड उस पर एक CH3 लगा हुआ तो हम इसको बोल सकते हैं आइसोपेंटेन, ठीक है। या मैं इसको ऐसे लिख दूं CH3 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 और CH3, इसको मैं बोल दूं नियोपेंटेन, ठीक है, इसको बोल दूं आइसोपेंटेन। तो अगर आपसे ये पूछ रहा है मोलर मास तो सबका कितना है, C5H कितने हो गए, देखिए 3 3 6 7 8 9 10 11 12 H12 क्योंकि सिंपल है C5H12 एन पेंटेन, ठीक है। अगर इसमें इसका भी फॉर्मूला यही है, इसका भी और इसका भी, ये तो सेम है दोनों, ठीक है, इसका। लेकिन अगर मैं से पूछ रही हूँ मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो ये तो कंफ्यूजन वाली बात है, क्योंकि मोलर मास जब सबका सेम है, क्योंकि इसका मोलर मास इसका सबका सेम मोलर मास है, तो हम कैसे बताएंगे। वहां तो हमने कहा था कि मोलिकुलर मास बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं। यहाँ तो मोलर मास भी सेम है, तो बच्चे यहाँ पे डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल पे। देखिए अगर ऐसी ज्योमेट्री है तो ये मॉलिक्यूल का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा उतने ही इसमें देखो चारों तरफ से उतने ही ज्यादा फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। लेंथ चेन की जितनी बड़ी होगी उतने ही फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन वहां पर वर्क कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया इन कंपेरिजन टू दिस वन, और यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर तो स्फेरिकल शेप एक प्रकार से अटेन कर ली किसने, नियोपेंटेन ने, और सरफेस एरिया और ज्यादा डिक्रीज हो गया। तो जैसे ज्योमेट्री बदलेगी, जैसे जैसे साइज छोटा होता चला जाएगा, वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते चले जाएंगे। तो इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, और सबसे लीस्ट जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा, नियोपेंटेन का होगा। समझ में आई। तो इस तरीके से फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन की हेल्प से हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, या फिर जिनके अंदर डिस्पर्जन या लंडन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होते हैं, किसी भी तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कि क्यों उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई या लोअर होते हैं। तो होप आपको ये बात समझ में आएगी कि किस तरीके से ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल अफेक्ट करेगी इसको, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को। हमने कहा जितना बड़ा साइज, जितनी बड़ी ज्योमेट्री, उतने ही फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, लार्जर सरफेस एरिया, जैसे जैसे ब्रांचिंग होती चली जाएगी, यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पर ब्रांचिंग, और ये बहुत ज्यादा ब्रांच स्ट्रक्चर है, तो ब्रांचिंग जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी सरफेस एरिया कम होता चला जाएगा। सरफेस एरिया जितना कम होता चला जाएगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतने ही कम होते चले जाएंगे। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी, इंट्रामोलिकुलर में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होता जाता है, और स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होने का मतलब सरफेस एरिया घटना, और सरफेस एरिया घटने का मतलब फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन डिक्रीज होना, और फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन डिक्रीज होने का मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होना। तो इसीलिए यहाँ पर ये फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट द फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द लंडन फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम बात करने वाले हैं गैस लॉज के बारे में, गैसेस कैसे एग्जिस्ट करते हैं, किस किस गैस लॉज को वो फॉलो करते हैं। तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।